हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट्स। आज मैं BHIC 133 भारत का इतिहास जो कि 1206 से लेकर 1707 के बीच के बारे में हम जिक्र करेंगे। BHIC आपका कोर्स कोड है और इसका कोर्स टाइटल है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1707। ठीक है, मैं इस वीडियोज़ में आपको वो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ और आंसर साथ में वो बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने इसके पीछे भी कितने वीडियोस डाले हैं, जैसे BANS 184 का, फिर से BPSC 133 का, उस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मैंने वीडियोस जो पोस्ट किए हैं, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं और मैंने क्वेश्चंस पेपर लेकर के मिलाया भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि उस समझिए कि 100 में 95% क्वेश्चंस उससे आए हुए हैं। और जिन जिन लोगों ने हमारे वीडियोज़ को देखा है वो यकीनन आप वो अच्छे नंबर्स लिख करके आए होंगे। और मैंने पेपर भी देखा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं और आप मैच करा सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियोस को शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे VVI क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से एक मरतबा अगर देख लेते हैं तो फिर दूसरे वीडियोस आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 4 सैम्पल पेपर है जो कि मैं उसके बारे में ज़िक्र करूँगा और उसके बाद में इसमें जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं और कितने नंबर्स के होते हैं, कितने टाइम से दिए जाते हैं, इन सब के बारे में ज़िक्र करूँगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियोस को लास्ट तक देखें और आप यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियोस को एक मरतबा देख लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। PDF कैसे मिलेगा मैं आपको वीडियोस के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें जो है 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। इसके लिए 3 घंटे समय दिया जाता है और इसमें 7, 8, 9 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उसमें से आपको किन्हीं 5 ही का आंसर देना होता है। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से देखें। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है। इतिहास लेखन की अरबी और फारसी परंपराओं की विशेषताएं बताएं। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी कोई भी क्वेश्चन आए अगर उसी से रिलेटेड आप लिख देते हैं तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि मालावा के शासकों के साथ गुजरात राज्य के संबंधों की आलोचनात्मक कीजिए। इन सब का आंसर्स में अभी इसके इसी वीडियोज़ में, अभी जो ये सैम्पल पेपर ख़त्म होगा उसके बाद में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। अकबर के राजपूत राज्यों की प्रतिनिधि के 3 चरणों का व्याख्या कीजिए। दिल्ली के सुल्तानों के सैन्य संगठन पर प्रकाश डालिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर के सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था के बारे में बताइए। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर कालीन स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं की भूमिका का वर्णन और आकलन कीजिए। और अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। पहला क्या है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता, दूसरा है मंगोल समस्या, तीसरा है मुगल सेना, चौथा है 13वीं से 15वीं सदी के मध्यकालीन मध्य कृषि तकनीक। ठीक है, तो ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके बाद ये सैम्पल पेपर 1 था। फिर सैम्पल पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं। देखिए, पहले मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने पृथकता, तुष्टिकरण तथा विरोध, इन तीनों शास्त्रों का अनुसरण किया, व्याख्या कीजिए। और दूसरा, हम कैसे कह सकते हैं कि आफाकियों तथा दखनियों के मध्य संघर्ष ने अंततः बहमनी राज्य के भविष्य पर मुहर लगा दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि बाबर ने किस प्रकार भारत में मुगल शासन की नींव डाली थी। और चौथा क्वेश्चन है मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन पर चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सुल्तानों के अधीन राष्ट्र प्रशासन प्रमुख लक्षणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। 6 नंबर यहाँ देखिए, मुगलकालीन कृषि संबंधों की प्रकृति समीक्षा कीजिए। 7 नंबर है एकेश्वरवादी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। किन्हीं 3 प्रमुख अक्षरवादी संतों के नाम भी लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहले क्या, जागीर व्यवस्था, अकबरनामा। तीसरा है भारत के साथ पुर्तगाली व्यापार की प्रकृति। और चौथा है मुगल हरम। ठीक है, इनमें से किसी 2 का टिप्पणी करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सैम्पल पेपर 3 की। ठीक है, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तथा शुद्धिकरण को रेखांकित कीजिए।
अगला मुगल मराठा संबंधों का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा पर संक्षेप में लिखिए। मनसब व्यवस्था का वर्णन कीजिए। पांचवा, दिल्ली सल्तनत के अधीन वास्तुकला पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इन सब क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियोस में मिलने वाला है, आप टेंशन ना लें। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि मुगल कालीन व्यापार की कार्मिक और वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 7 नंबर के अलाउद्दीन खलजी द्वारा मूल्य नियंत्रण लागू करने के हेतु किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला क्या है कि इंशा, फिर क्षेत्रीय राज्य, फिर है मुगल कालीन फसलें, फिर से वस्त्र तकनीक। ठीक है, सैम्पल पेपर 4 की बात करेंगे। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आंसर इन सब का मिलेगा, टेंशन न ले। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, व्याख्या कीजिए। अगला है 13वीं से 15वीं सदी के मध्य राजपूतों की उदय की समीक्षा कीजिए। अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन की समीक्षा कीजिए। जागीर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली की प्रकृति की समीक्षा कीजिए। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया, मुगल कालीन आंतरिक व्यापार का वर्णन कीजिए। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कि भारत में सल्तनत काल में कौन से सूफी सिलसिले लोकप्रिय हुए। अगला निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला बैरम खान, दूसरा है शेख निजामुद्दीन, तीसरा मध्यकालीन, चौथा है नायनकार तथा आयगार। ठीक है, इन अब यहाँ से हम इसके क्वेश्चंस और आंसर की बात करते हैं। वो तो सिंपल पेपर था कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, मैंने वो बता दिया। अब यहाँ से आप इस वीडियोस को एकदम गौर से देखें और समझें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इतिहास लेखन की अरबी परंपरा की विशेषताएँ क्या थी। हाँ, और इससे पहले कि आप असाइनमेंट में भी जो क्वेश्चन दिया गया था उन सब को इसी PDF मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने एक में ही इन सब को ज्वाइन करके और ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इतिहास लेखन की अरबी परंपरा की विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, इस्लामिक विषय की भाषा होने के कारण जो प्राथमिक ऐतिहासिक लेखन अरबी भाषा में उपलब्ध है। ठीक है, अब अरबी ऐतिहासिक परंपरा जैसे कि राजनीतिक और सैन्य घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को भी सम्मिलित करती है। अरबी इतिहास परंपरा को वास्तविक युग के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसनाद अर्थात वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला अरबी इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले हर एक चीज़ अरबी में ही लिखा जाता था। आई बात समझ में। जैसे कि कुरान शरीफ अभी है, पवित्र कुरान, जो कि मौलिक रूप से लिखने के लिए परंपराओं का आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक था, जिससे सबसे पवित्र सत्य तक पहुंचा जा सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कि जैसे अरबी की जो बात हो रही है ना, जैसे जैसे अरबी के संदर्भ में बात करूँ कि अल बालादूरी की रचना जैसे फुतुहुल बुल्दान उत्कृष्ट है, जिसमें प्रत्येक घटना का वर्णन विश्वसनीय स्रोत पर आधारित है। अल मसूद को इतिहास तथा भूगोल को मिलाने का श्रेय जाता है। ठीक है, अपने भारत विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारी को भी कलमबंद किया। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए, इसका ही आंसर यहाँ पे भी इसमें मौजूद है। आप इसका थोड़ा सा और आंसर है यहाँ पे, आप इसे देख करके आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इतिहास लेखन की फारसी परंपरा की विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, 10वीं शताब्दी तक इतिहास लेखन में अरबी ऐतिहासिक परंपरा का सर्वोच्च वर्चस्व रहा। ठीक, फिर फारसी पुनर्जागरण ने धीरे धीरे इतिहास लेखन की अरबी परंपरा पर आधिपत्य स्थापित किया और शीघ्र ही फारसी सुल्तानों, कुलीनों और साहित्यकारों की भाषा बन गई। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था 10वीं शताब्दी तक, यानी कि 10वीं शताब्दी तक पहले क्या होता था कि अरबी में ही हर एक चीज़ को लिखा जाता था। उसके बाद से जैसे जैसे अरबी ख़त्म होते गई, वैसे उसके बाद में फ़ौरन फ़ारसी भाषा आ गया। ठीक है, और फ़ारसी में ही हर एक चीज़, हर एक जगह पे फ़ारसी ही चलने लगा। ऑफिस, दफ्तर, रेलवे स्टेशन, हर एक जगहों पे जितने सरकारी कार्य होते हैं, जितने सरकारी ऑफिस भी होते हैं, उन सब में क्या चलने लगा, फ़ारसी चलने लगा, फ़ारसी भाषा चलने लगा। उसके बाद में फ़ारसी ख़त्म हुई, तब उसके बाद में ये सब भाषा आने लगे, हिंदी आने लगे, फिर से उर्दू आने लगे, इस तरीके से ये आने लगे। पहले अरबी, उसके बाद में फ़ारसी आया। ठीक है, इस तरीके से आप अब देखिए, धार्मिक इतिहास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय राजनीतिक इतिहास और शासकों द्वारा तथा कुलीनों के जीवन पर बल दिया गया। ठीक है,
इस प्रकार फारसी इतिहास की वंशवादी इतिहास का लाया, ठीक है। और फारसी इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं का मूल्य बढ़ाने के लिए शास्त्रों को समर्पित करना आरंभ कर दिया। जैसे कि मिनहाज सिराजुज़्ज़ानी द्वारा रचित कौन सी किताब है, तबकात नासिरी, जिसको नसीरुद्दीन महमूद ने लिखा। ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। आरिफ कंधारी जैसे कि तारीख़ अल्फ़ी किसने, अकबर के बारे में लिखा गया। मोहतम दखान की इकबालनामा जहांगीर, इसका जहांगीर के बारे में लिखा गया, इसी श्रेणी में आती है। बर्नी ने अपनी लेखन शैली में पारंपरिक फारसी ऐतिहासिक पद्धति को सम्मिलित किया, ठीक है। किंतु परिवर्तन के साथ, यानी कि जो बदलाव के साथ साथ उसने क्या किया, दरबार के चरित्र में संगीतकार जैसे नर्तकी, एक्टर्स, फिर से नुसरत बीबी का उल्लेख करना शुरू कर दिया। वैसे अबुल फजल ने अपने लेखन में अरबी और फारसी दोनों लेखन पद्धतियों का क्या करना शुरू कर दिया, संशोधित रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ऐतिहासिक ने अपनी प्रारंभ किया और भारत में फारसी ऐतिहासिक परंपरा का प्रभाव अरबी लेखन पर क्या हो गई, हावी हो गई, यानी कि अरबी धीरे धीरे खत्म हो गई, उसके बाद में फारसी आ गई, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इतिहास लेखन में बर्नी के योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो देखिए बर्नी मतलब कि ज़ियाउद्दीन बर्नी, ज़ियाउद्दीन पूरा नाम है, ठीक है। ज़ियाउद्दीन बर्नी जो है सल्तनत काल का एक सफल लेखक था, ठीक है, जिसकी प्रमुख रचनाएं, जिस कौन सी रचना थी इसकी, तारीख़ फिरोज शाही, दूसरा है फतावे जहांदारी और तीसरा है सहीफ़ाए नाते मुहम्मदी, ठीक है। ये तीन रचनाएं जो इसकी बहुत प्रमुख है, बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस है। बर्नी ने लेखों में अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण का उपाय तथा अलाउद्दीन कालीन के निर्माण गतिविधियाँ का विस्तृत और रोचक पूर्ण वर्णन मिलता है। बर्नी ने अपने लेखों में एक तरफ अलाउद्दीन के अंतर्गत सल्तनत की प्रगति में प्रशंसा की, वहीं उसने सजा के मामलों में शरिया के प्रति उपेक्षा दिखाने के कारण अलाउद्दीन की आलोचना भी की, ठीक है। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 17 वर्षों तक नदीम यानी कि सलाहकार के रूप में कार्य किया, ठीक है। किसके दरबार में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है, बर्नी ने। और उसने तुगलक की प्रशंसा करते हुए उसे सुल्तान सईद यानी कि पवित्र शासक के रूप में संबोधित किया गया। किसे, तो ज़ियाउद्दीन बर्नी को, ठीक है। बर्नी ने तुगलक के सैन्य नेतृत्व जो कि है सैन्य नेतृत्व जैसे शिक्षा व उदारता की प्रशंसा करने के अलावा उसकी साहित्यिक गतिविधियों तथा तर्क संगतता का भी उल्लेख किया। बर्नी के अनुसार अगर हम बात करें तो मोहम्मद तुगलक 5 वक्त की नमाज अदा करने वाला धर्मनिष्ठ मुसलमान था। बर्नी ने मोहम्मद तुगलक को इस्लाम के बौद्धिक अनुयायी के रूप में प्रस्तुत भी किया, ठीक है। और नए कानून और विनिमय के माध्यम से समाज की प्रगति का इच्छुक भी था, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि इतिहास में स्रोत के रूप में अकबरनामा के महत्व पर चर्चा कीजिए। अकबरनामा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन में भी दे सकता है, ठीक है। उसमें कह देगा अकबरनामा टिप्पणी करें, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए अकबरनामा एक ग्रंथ की रचना अरबी तथा फारसी के विद्वान अबुल फजल ने की थी, ठीक है। देखिए अब अबुल फजल जो थे वो अरबी और फारसी दोनों में ही बहुत महारत हासिल रखते थे, ठीक है। इस विशाल ग्रंथ को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग तो ये है कि अकबर के जन्म, और दूसरा है कि तैमूरियों की वंशावली, और तीसरा क्या है, बाबर हुमायूं का विवरण। ये 3 में इसे बांटा जा सकता है, ठीक है। नहीं 3 नहीं, जैसे प्रथम भाग में क्या है कि अकबर के जन्म, तैमूर की वंशावली तथा बाबर हुमायूं का विवरण, ये पहला। और दूसरे भाग में क्या बांट दिया गया है कि अकबर के राज्यारोहण से 17वें वर्ष तक का विवरण है। यह ग्रंथ जो कि 1596 ईस्वी में पूरा हुआ। इस किताब के तीसरे भाग को आईनाए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है, तीसरे भाग को, ठीक है, आईनाए अकबरी के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल जो अकबर का घनिष्ठ मित्र था, बहुत ही अच्छा दोस्त था और परामर्शदाता भी था, ठीक है। उसने अकबर के प्रशासन, विजय नीतियों और आदि का विस्तृत विवरण दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अकबर की आध्यात्मिक शक्ति तथा बौद्धिक ज्ञान में अपरिमित विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास था, ठीक है। उसका वर्णन व्यक्ति पूजा के समान था, यानी कि जो वो कह देता था वो समझिए कि वही वो उसमें होता भी था। अकबर के शासनकाल के बारे में उन्होंने अकबर के अभियानों, उनकी नीतियों, उनके कारणों और उनके प्रभावों के बारे में विस्तार रूप से वर्णन किया है, ठीक है। चलिए तो ये रहा अकबरनामा, ठीक है। अब अगला है कि बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा पर एक टिप्पणी लिखी। देखिए अब बाबरनामा अर्थात जैसे तुजुके बाबुरी, ठीक है, बाबर के स्मरणों का संकलन है, जिसे सही अर्थों में इस्लामी साहित्य की एकमात्र अच्छी आत्मकथा कहा जा सकता है। यह बाबर ने अपनी मातृभाषा
चौथाई तुर्की में लिखी थी। अब देखिए, इसमें उन्होंने अपने समय की घटनाओं का सटीक और निष्पक्ष लेखा जोखा प्रस्तुत किया था, यानी कि जो जो उस वक्त उसके जगहों पे घटना घटी थी उन सबको इसमें डाल दिया। बाबर के शब्दों में जैसे कि मैंने जो कहा कि वह सीधा साधा सच है, मैंने घटनाओं के बारे में वैसा ही कहा जैसा कि वो घटित हुई थी। मैंने जो कुछ लिखा उसमें हर शब्द में मैंने निष्ठापूर्वक सच्चाई का अनुसरण किया, उसमें एक भी बात झूठ उसमें नहीं लिखा गया है। किसमें? तो बाबरनामा में। ठीक है, इसमें घटनाओं को एक डायरी के रूप में भी लिखा गया है। बाबरनामा में फरगना और समरकंद के बाबर के संघर्ष जीवंत वर्णन के साथ साथ जो कि हिंदुस्तान के अनेक उनके अल्पावास युद्धों और संघर्षों और विजयों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। इसमें बाबर के पदारोहण जो कि 1494 से लेकर के जिस क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया उस क्षेत्र की राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी वर्णन किया गया है। यहाँ तक समझ में आई बात है? देखिए, बाबरनामा में क्या होता है कि बाबर भारत की जो महत्वपूर्ण जानकारी देता है वह भारत के लोगों का जीवन, जैसे कि रहन सहन, स्वभाव, भूमि, जलवायु, प्राकृतिक दृश्य, भारत की नदियाँ, पशु पक्षी, फल फूल, भवन निर्माण, कला और उद्योग धंधे बाबर लिखता है। कि बाबर क्या लिखता है? जैसे कि देखिए, लिखता है वो यहाँ पे देखिए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक विशाल देश है। ठीक है, इसमें सोने और चांदी की अधिकता है। यहाँ वर्षा के दिनों में जलवायु अच्छी रहती है। वह यह भी लिखता है कि उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारत में ज़रा सी देर में ही गांव बस जाते हैं और उजड़ भी जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाबरनामा में इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि तुजुक जहांगीरी पर एक टिप्पणी लिखिए। अब देखिए, जहांगीर ने अपने संस्मरण तुजुक जहांगीरी में वार्षिक वृत्तांतों के रूप में संकलित किए थे, जिनकी प्रेरणा उनको अपने परदादा जैसे बाबर से मिली थी। अब जहांगीर के परदादा क्या नाम था? तो बाबर था। ठीक है, उनके संस्मरण 2 भागों में लिखे गए हैं। पहला भाग में उनका शासनकाल के 12 वर्षों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है और दूसरा उनके शासनकाल में 19वें शासकीय वर्ष की शुरुआत तक का वर्णन किया गया है। ठीक है, उन्हें पहले 17 साल का वर्णन स्वयं अपने हाथों से लिखा था। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, और उसके बाद में मौत मद खान द्वारा लिखे उसे लिखवाया गया। ठीक है, 17 साल की जितनी भी कहानियाँ थी वो जहांगीर ने खुद अपने हाथों से लिखा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का भी जिक्र किया, जैसे कि किला, आवंटन, सैकड़ों आदि रख रखाव का उल्लेख है। जहांगीर फतेहपुरी सिकड़ी और स्थापना का सजीव चित्रण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त पंडितों और हिंदुओं तपस्वियों के साथ बातचीत करने की अपनी रुचि पर भी प्रकाश डालता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि इंशा क्या है। ठीक है, ये 10 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चंस। ठीक है, इंशा क्या है? तो देखिए, इंशा का शाब्दिक अर्थ होता है सृजन, मतलब लेकिन मध्यकाल के संदर्भ में यह व्यक्तिगत पत्रों और राजकीय पत्राचारों को दर्शाता है। और इंशा मध्यकाल की अवधि में प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों और विचारों के संसद प्रशासन के काम काज के परिचित होने का प्रमुख स्रोत है। सल्तनत काल से संबंधित तो कुछ ही इंशा संग्रह प्राप्त हुए, जिनमें से प्रमुख जैसे कि अमीर खुसरो के एजाज़ खुसरवी है और आइनुल मुल्क है तथा अब्दुल्ला बिन मेहरू की इंशाए मेहरू है। 15वीं से 16वीं शताब्दी के दक्कन में रचित सर्वश्रेष्ठ इंशा संग्रह ख्वाजा जहाँ महमूद गावा की रियाज उल इंशा और शाह ताहिर हुसैन की इंशाए ताहिर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलिए अब नेक्स्ट हम इसका आंसर भी बहुत दिया गया है, आप इसे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट जैसे मथुरा दास कंबो के पुत्र हरकरन ने जहांगीर के शासनकाल में ईशाए हरकरन की रचना की। औरंगजेब के पत्रों का संग्रहण मिलता है। रुकात रकाइम करीम लालामत ए तैयबात इस इड़ से इंशा संग्रहों में मीर अब्दुल कासिम नमकीन का मुशाते नमकीन बकीर ख़ान जन्म नज़्म सानी का इंशाए बाकिर ख़ान मुनीर लाहौरी का इंशाए मुनीर और चंद्रभान का मुशांते ब्राह्मण इस काल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इंशाए मेहरू, जो कि मैंने ऊपर भी जिक्र किया है, उसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल्स में भी दे दिया गया है कि इंशाए मेहरू अब्दुल्ला बिन मेहरू के व्यक्तिगत पत्राचार का एक संग्रह है। इनमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान मुल्तान के गवर्नर के रूप में लिखे उनके पत्र
पत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और कुछ पत्र मोहम्मद तुगलक के शासनकाल से भी संबंधित है। इंशा संग्रह में कुल 134 दस्तावेज हैं, जिनमें से मुख्य रूप से मंशूर मिसल, अहदनामा, निष्ठा के शपथ जो कि से अर्जदाश्त, व्यक्तिगत पत्र और उद्घोषणाएँ सम्मिलित हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस पढ़ सकते हैं इंशा महरू के महत्व के बारे में। चलिए, दस्तूरुल अमल क्या होता है जी? तो देखिए यहाँ पे दस्तूरुल अमल से तात्पर्य जैसे कि प्रशासनिक राजकोषीय नियम से है, यानी कि जो प्रशासन की वास्तविक कार्य प्रणाली को समझने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना उपलब्ध दस्तावेज दस्तूरुल अलबाब फ़ी इल्म इल हिसाब है। ये सबसे पुराना दस्तूरुल अमल है। ठीक है, जो फिरोज शाह के समय में अब्दुल हमीद मुहरी गजनवी द्वारा ये लिखा गया था। कौन सा? आता दस्तूरुल उल अलबाब फ़ी इल्म इल हिसाब। ठीक है, ये सबसे प्राचीन सबसे पुराना दस्तावेज है जो कि दस्तूरुल अमल है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब्दुल हमीद ने इसकी रचना मुख्यतः अपने बेटे को बही खाते की कला में निर्देश देने के लिए ही किया था। ठीक है, यह संकलन विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दंडों को अतिरिक्त इस अवधि के दौरान प्रयोग में आने वाले कई तकनीकों शब्दों पर रोशनी डालता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किया है। इसे आप देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और इतना ही में से एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। ठीक है, आप टेंशन न लें, आप इसे सिर्फ गौर से देख लें। ठीक है, अगला क्या है कि मलफूजात क्या है। अब देखिए, सूफ़ी वृत्तांतों में हमें 3 प्रकार से साहित्य मिलते हैं। पहला है मलफूजात, दूसरा है मकतूबात और तीसरा है सूफ़ियों की जीवनी से संबंधित वृत्तांत। ठीक है, मलफूजात क्या होता है? मलफूजात सूफ़ी और फ़कीरों के मध्य के संवाद है, यानी कि जो सूफ़ी और फ़कीर के बीच में जो संवाद होती है, बातचीत होती है, उसी को हम मलफूजात कहते हैं। मकतूबात मीन्स होता है पत्र, लेटर। ठीक है, ये मकतूबात होता है। अब भारत में इस तरह के मलफूजातों लेखन की शुरुआत अमीर हसन सिज्जी के फुआद से हुई, जो कि 1307 से होती है। ठीक है, यह शेख निज़ामुद्दीन औलिया के मध्य संवाद का संकलन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या आप सहमत हैं कि उस काल के आम लोगों के जीवन का निर्माण करने के लिए मलफूजात महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जी, मलफूजात सूफ़ी और फ़कीरों के मध्य के संवाद है। मैंने बताया ना कि जैसे सूफ़ी लोग होते हैं, एकदम जो अच्छे खासे लोग होते हैं, सूफ़ी संत होते हैं, और जो फ़कीर होते हैं, उनके बीच में जो बातचीत होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मलफूजात कहते हैं, जो तत्कालीन समाज के मुख्य रूप से नैतिक और धार्मिक पहलुओं को संबोधित करते हैं, फिर भी वे सामान्य जीवन और आम लोगों की स्थितियों पर रोशनी डालते हैं। ठीक है, अगर वो चाह दे सूफ़ी संत लोग तो आप अपने में ही वो मस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी वो दूसरों के बारे में बहुत ही फिक्रमंद होते हैं। कौन? सूफ़ी संत जो होते हैं, फ़कीर लोग होते हैं, ये दूसरों के बारे में बहुत चिंता करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से लोग अच्छे हों, नेक हों, इन सब के बारे में वो जिक्र करते हैं। जो सूफी शिक्षकों के पत्राचार हैं, जिनके माध्यम से वे अपने शिष्यों से दूर रहकर भी उन्हें प्रशिक्षित किया करते हैं। कौन? सूफी लोग। ठीक है, वो अपने स्टूडेंट से दूर रह करके भी उन्हें क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में यूरोपीय यात्रियों को वृत्तांतों पर एक टिप्पणी लिखे। देखिए, अब यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांत मुगल काल के बारे में जानकारी प्रदान करने के प्रमुख स्रोत हैं और काफ़ी मात्रा में उपलब्ध भी है। सबका उल्लेख करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, मुख्य है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। जैसे कि फादर मॉन्सरेट और पेलसर्ट, और उसके बाद में सर टॉम्स रू, और उसके बाद में बर्नियर टेवर्नियर और मनुची। ठीक है, इन सब के बारे में जिक्र कर देते हैं। देखिए, फादर जो होता है, फादर एंटोनियो मॉन्सरेट ने बादशाह अकबर के दरबार में मुराद के शिक्षक के रूप में काम किया और अपने संस्मरण कलमबंद किए। मॉन्सरेट ने अकबर की धार्मिक समागमों का उल्लेख करने के अतिरिक्त मिर्ज़ा हकीम के ख़िलाफ़ अकबर के अभियानों की घटनाओं का भी वर्णन किया। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, आप भी इसमें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में एकदम आसान लफ्ज़ में ये आंसर दिया गया है, इससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक के यलदूज की शक्ति को कैसे कुचला? यलदूज की शक्ति को कैसे कुचला? ठीक है, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अब देखिए, 1206 में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद
उसके 3 महत्वपूर्ण सेनापतियों जैसे कि ताजुद्दीन यल्दुज, नसीरुद्दीन कुबाचा एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच सर्वोच्चता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, यल्दुज के अधिकार में अफगानिस्तान और सिंध के बीच मार्ग पर स्थित करम तथा संकुरन के क्षेत्र थे। और देखिए कुबाचा का जो ऊंच क्षेत्र पर अधिकार था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक भारत स्थित तुर्क सेना का सेनापति था। अब यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब वह मोहम्मद गौरी द्वारा गवर्नर के रूप में पहले से ही नियुक्त किया जा चुका था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये क्या हो गया था कि गवर्नर के रूप में इसे क्या बोलते हैं, जब मोहम्मद गौरी अभी जिंदा था तो उसी समय उसने इसको क्या बना दिया था, ये गवर्नर बना दिया था। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु के तुरंत बाद उसको सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी गई। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, क्योंकि पहले से तो गवर्नर था ही, और उसके बाद में जैसे इसकी मृत्यु हो गई तो वो सुल्तान की इसे उपाधि प्रदान कर दी गई। अपने 4 वर्ष के संक्षिप्त शासनकाल में पंजाब पर अधिकार करने की यल्दुज की अभिलाषा को निष्क्रिय करने के लिए ऐबक की अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित कर ली। यहाँ तक समझ में आ गई बात है? अब देखिए यहाँ तक हुई। अब दबाव के कारण जो दृढ़ता के साथ यल्दुज के क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, जिसके कारण यल्दुज स्वयं को भारत में स्थापित करने के लिए बाध्य था। ठीक है, ऐबक के अधिकारी जो उत्तराधिकारी के रूप में उसके दामाद इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली। ठीक है, वह अपनी राजधानी वापस दिल्ली ले लिया और इल्तुतमिश ने 1215 ईस्वी में यल्दुज को तराइन में पराजित कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, व्याख्या कीजिए। ठीक है, भारत में अब देखिए सल्तनत काल के प्रारंभिक शुरुआत में शासकों में जो इल्तुतमिश का स्थान बहुत ऊंचा था। वास्तव में वह दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था, यानी सच में वो दिल्ली का वो वास्तविक संस्थापक था। लेकिन इल्तुतमिश इलवरी कबीले के तुर्क सरदार दालम खान का पुत्र था। ठीक है, यहाँ तक समझो, तुर्क सरदार का वो बेटा था। ठीक है, अब इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या? शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में हो गई। क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में ही होगी। उसका पुत्र आराम शाह 1210 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, और विलासिता व अयोग्यता पर तुर्की सरदारों ने इल्तुतमिश को राजगद्दी संभालने के लिए बुला भेजा। इस पर इल्तुतमिश और आराम शाह में युद्ध भी हो गया। ठीक है, झगड़ा भी हो गया। अब देखिए आराम शाह जो था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, और उसका इल्तुतमिश जो था वो तुर्क सरदार का बेटा था। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये गद्दी पे बैठ रहा था आराम शाह, तो उसके बाद में इल्तुतमिश को बुला करके इसको बोला गया कि तुम गद्दी संभालो। तो इसमें क्या हो गया, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में क्या होगी, लड़ाई हो गई, युद्ध हुआ, जिसमें सफलता इल्तुतमिश के हाथ लगी। क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो बहुत ही पावरफुल था, और तुर्की सरदार का वो बेटा भी था, और आराम शाह तो आराम ही में हैरान थे। ठीक है, इस तरीके से आप आराम शाह को बंदी बना लिया और तथा कालांतर के वध करवा दिया गया। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था कि देखिए जो राजा महाराजा होते थे ना, जो उनके जो सबसे करीबी लोग होते थे, मंत्री लोग होते थे, तो वो सबसे ज़्यादा उनके बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है, और उन लोगों को बर्बाद करने में इन्हीं लोगों का हाथ रहता था। कौन? जो उनके आसपास के जो एकदम जो चमचा बेलचा होता है, जो कि एकदम करीब रहता है, वही इन लोगों के पीछे पड़ा रहता है। ठीक है, तो उसके बाद में और उनके जो पुत्र होते हैं वो ज़्यादा इनके बारे में जितना वो नहीं जानकारी कर पाते हैं, उतना जानकारी किनको रहता है, जो उसके मंत्री लोग होते हैं। ठीक है, जो उनके साथ में होते हैं, जो उनको देख रेख में करते हैं, उनको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रहती है। ठीक है, तो इसलिए वो पहले से वो हर एक चीज़ तो जानता ही था, और युद्ध हुआ तो उसके बाद में वो तो जीतना ही था उसे। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दौज। शुरू में क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने एल्दौज से समझौता कर उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लिया था। कौन? इल्तुतमिश ने। किसको? तो ताजुद्दीन एल्दौज को। जब एल्दौज को ख्वारिज्म के शाह अलाउद्दीन ने 1214 ईस्वी में गजनी से भगा दिया, तो उसने पंजाब को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, इस पर अल्तमश ने एल्दौज पर चढ़ाई भी कर दी। दोनों में तराइन के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, बहुत ही तेज़ लड़ाई हुई, जिसमें एल्दौज की हार हो गई। ठीक है, और उसे बंदी बनाकर बदायूं भेजा गया, और यहाँ कालांतर में उसका वध कर लिया गया। ठीक है, इल्तुतमिश और कुबाचा। अब देखिए
इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में क्या हुआ कि नसीरुद्दीन कुबाचा ने पंजाब में कुछ भागों को हथिया लिया था, ठीक है, कौन, नसीरुद्दीन कुबाचा ने, और लाहौर को भी कब्जे में कर लिया था, ठीक है, दोनों तरफ ये कब्जा कर रहा था। इस पर अल्तमश ने उस पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया 1217 ईस्वी में, और लाहौर और पंजाब वापस ले लिया, किससे, नसीरुद्दीन कुबाचा से। कुबाचा ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और कालांतर में 1227 ईस्वी में अल्तमश ने एक सेना पंजाब में सिंध आक्रमण हेतु भेजी और दूसरी सेना दिल्ली से उच्च की ओर भेजी। इस पर कुबाचा ने अपने को किले में बंद कर दिया और अल्तमश ने किले पर आक्रमण किया और कुबाचा जान बचाने हेतु सिंधु में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। कुबाचा का यहीं पे अंत हो गया। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या है कि बंगाल के खिलजियों का, ठीक है, तो यहाँ बंगाल में खिलजियों का दमन, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पर खिलजी सरदार अली मर्दान स्वतंत्र हो गया। उसके वध के पश्चात उसका बेटा एवाज जो कि गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा और बिहार का क्षेत्र भी विजित कर लिया, है ना, और इल्तुतमिश ने उस पर चढ़ाई कर दी। उसने बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली। जब अल्तमश वापस लौटा तो गयासुद्दीन ने पुनः स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन को गयासुद्दीन को दबाने भेजा और उसके 1226 ईस्वी में नसीरुद्दीन बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया और गया और बंगाल बिहार में शांति हो गई। इस तरीके से ये हो गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने पृथकता, तुष्टीकरण तथा विरोध, इन तीनों शास्त्रों का अनुसरण किया। व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मंगोल आक्रमणों के कारण जो उत्पन्न स्थिति ने दिल्ली के सुल्तानों के प्रसार को चिनाब नदी तक ही सीमित रखा। अब सतलज का क्षेत्र संघर्षों का मुख्य केंद्र बन गया। इस प्रकार सिंधु नदी भारत की मात्र एक सांस्कृतिक सीमा बनकर ही रह गई थी, ठीक है। जैसे आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और अब देखिए क्या होता है कि इसमें कि इसे तीन भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला अलगाववाद, दूसरा है तुष्टीकरण और तीसरा विरोध, ठीक है। अलगाववाद नीति ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखेंगे। इल्तुतमिश ने अलगाववादी नीति का अनुसरण किया। सन 1221 ईस्वी में मंगोलों ने ख्वारिज्म साम्राज्य का अंत कर दिया था, ठीक है। चंगेज़ खान जो कि राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं पर आ पहुंचा था। कौन? चंगेज़ खान। जलालुद्दीन सिंधु नदी को पार कर सिंधु के पूर्वी क्षेत्र में घुस गया। इल्तुतमिश मंगोलों को भारत की सीमा तक पहुंच जाने के कारण उपेक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन यह भय था कि कुबाचा तथा खोखर मंगबरनी के साथ मिलकर कहीं गठजोड़ न कर ले, और मंगबरनी ने खोखरों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ये चूँकि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा ऐसी करूँगा ना तो वीडियोस लंबी हो जाएगी, इसलिए ये तो इसमें आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ साथ है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से देख। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुर्कों की भारत विजय के राजनीतिक परिणामों की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है। वीडियोस लंबी होने की वजह से मैं ज़्यादा इस पर डिटेल्स में बात करूँगा तो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही करके इसको अच्छे तरीके से ले चल रहा हूँ, ठीक है। आप इसे देख ले सकते हैं, ठीक है, और अब पढ़ भी सकते हैं। भारत की तुर्की विजय के कारण भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में आधारभूत परिवर्तन हुए। इनका विवरण निम्नलिखित है, ठीक है। पहला क्या है कि राजनीतिक परिवर्तन, पहला क्या हुआ तो राजनीतिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए प्रमुख परिवर्तन निम्न प्रकार से कौन कौन से, तो देखिए केंद्रीकृत राजनीतिक संस्था, ठीक है। मैं सिर्फ ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एकता व्यवस्था, ठीक है। दूसरा है, अगला है इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है आर्थिक परिवर्तन। चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कराचील अभियान एक त्रासदी साबित क्यों हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, लगभग जैसे 1332 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने कराचील क्षेत्र को विजित
करने की योजना बनाई और इस उद्देश्य के लिए उसने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी। ठीक है, सेना के कराचील क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान जिद्या पर अधिकार कर लिया। सुल्तान का आदेश इस स्थान को विजित करने के पश्चात वापस लौटने का था। ठीक है, इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत आसान लफ्ज़ों में आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि होशंग शाह की प्रमुख उपलब्धियाँ बताइए। ठीक है, तो होशंग शाह ने 1408 में मालावा की सत्ता पर अधिकार स्थापित कर लिया। तत्पश्चात उसने खेरला तथा गगरौन पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लोधी शर्की संघर्ष ने अंततः शर्की राज्य के भाग्य का सूर्यास्त कर दिया। उपरोक्त कथन के प्रकाश में शर्की शासकों के पतन की विवेचना कीजिए। तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भौगोलिक राजनीतिक परिस्थितियों ने बंगाल को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में कैसे मदद की। ठीक है, तो देखिए बंगाल दिल्ली से काफ़ी दूर था। ठीक है, अपनी भौगोलिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस पर दिल्ली के सुल्तानों को अपना कड़ा नियंत्रण रख पाना कठिन था, बहुत मुश्किल था। जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती या कगन किसी अन्य अन्य अन्यत्र व्यस्त होते, तब इस क्षेत्र के कुलीन वर्ग के लोग अर्ध स्वतंत्र शासकों के रूप में कार्य करने लगते। ठीक है, इसमें देखिए दिल्ली सुल्तानों के समय समय पर निम्न प्रकार हस्तक्षेप करना पड़ा। यहाँ पे आप देख लीजिए दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, कामरूप राज्य के साथ बंगाल के शासक संबंधों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, चलिए आंसर यहाँ तक है। अगला है क्वेश्चन कि देखिए ताय आहोम कौन थे, सुखांगाफा की उपलब्धियों को बताइए। ठीक है, तो देखिए ताय आहोम दक्षिण पूर्वी एशिया के ताय कबीले की उपशाखा माओ शान से संबंधित थे। ठीक है, ये सुकाफा जो कि 1228 से लेकर के 1238 तक के जीवित थे। माओ शान कबीले का प्रथम आहोम था। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख लें, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। विजयनगर बहमनी तथा बंगाल के शासकों के साथ कपिलेंद्र के संबंध की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब देखिए तुर्कों के आक्रमण के समय उड़ीसा पूर्वी गंगा शासकों के अधीन था। अब बख्तियार खिलजी के मोहम्मद तथा अहमद भाइयों को जाजनगर जैसे कि जाजनगर आधुनिक उड़ीसा पर 1205 में आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय जाजनगर का शासक राजा थ्री था। ठीक है, इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से आंसर इसका देख सकते हैं। चलिए वीडियोस लंबी होने की वजह से मैं इसका डिटेल्स नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कश्मीर के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित होने में भौगोलिक परिस्थितियों की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप इसे देख लें। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन है कि जैनुल आबिदीन कौन था। तो जैनुल आबिदीन सन 1420 में कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, उसने 1470 तक 50 वर्षों के लिए कश्मीर में कुशलतापूर्वक शासन किया। वह समाजवादी था। उसने अपने राज्य की सीमाओं को पश्चिमी तिब्बत तक बढ़ा दिया, लद्दाख तथा शैल पर अधिकार कर लिया, पर उसकी उपलब्धियां अस्थायी रहीं। इन्हें उसे उत्तराधिकारियों ने नष्ट भी कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन दिया गया कि राजपूत कबीले ने उत्तर पश्चिम भारत में स्वतंत्र राजतंत्रों को स्थापित करने में कैसे सफलता प्राप्त की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका देखिए। तो भारत के उत्तर जैसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान गुजरात का एक
भाग तथा पंजाब आता है। इस क्षेत्र में थार का वह विशाल रेगिस्तान जिसमें बीकानेर, जैसलमेर और तथा बाड़मेर आते हैं। दक्षिण उत्तर क्षेत्र में कच्छ का मैदान है। अरावली पहाड़ियों की तलहटी में प्रसिद्ध मेवाड़ राज्य, डूंगरपुर। इस तरीके से आप इसे सब पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, सिर्फ जगहों के नाम इसमें दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट राजपूतों का आगमन निम्न प्रकार हुआ। देखिए कैसे कैसे हुआ, तो यहाँ पे सब दे दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राठौर कौन थे। तो राठौर कन्नौज के निवासी थे। उन्होंने 13वीं सदी ईस्वी के मध्य कन्नौज से पाली और विस्थापन किया। राठौर सरदार सिन्हा ने पाली के ब्राह्मणों को मेर तथा मीनाओं के आक्रमण से मुक्त करने में सहायता की। सन 1243 ईस्वी में इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। तत्पश्चात राठौर सरदारों ने अपने शासन को इधर मल्लानी और मंदसौर, जैसलमेर, बाड़मेर, अमरकोट एवं भोनमल पर स्थापित कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा कुंभक की शक्ति के उदय की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो देखिए 14वीं शताब्दी में सिसोदिया राजा हमीर ने मेवाड़ को जीतकर मेवाड़ में सिसोदिया राज्य की नींव डाली थी। हमीर ने अजमेर, जहाजपुर, मंडलगढ़, छहापन, बूंदी, नागौर, जालेर तथा सांभर पर आधिपत्य कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पढ़ लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मालावा के शासकों के साथ गुजरात राज्य के संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। देखिए मालावा के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, गुजरात पर दिल्ली के सुल्तानों की सर्वोच्चता 14वीं शताब्दी में रही। फिर फिरोज शाह के समय में से स्थिति परिवर्तन आने लगा। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुई अस्त व्यस्त स्थिति ने गुजरात को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब देखिए मालावा के साथ संबंध कैसा रहा, यहाँ पे सब दिया गया है। राजपूतों के साथ संबंध, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय राज्यों के शासकीय वर्ग के स्वरूप और ढांचे पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए संक्षिप्त में दक्षिण भारत के भौगोलिक विन्यास का विवरण दीजिए। देखिए भौगोलिक विन्यास, भौगोलिक व्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की राजनीति को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। दक्षिण की भौगोलिक स्थिति नर्मदा नदी से लेकर के तिरुवनंतपुरम तक विस्तृत है। इस विस्तृत भाग को दक्कन तथा दक्षिण में बांटा गया है। अब दक्कन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दक्षिण भारत यहाँ दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगालियों तथा विजयनगर के शासकों के संबंध का वर्णन कीजिए। देखिए पुर्तगाली भारत में व्यापारी के रूप में आए थे। ठीक है, 1510 ईस्वी में प्रमुख नौसैनिक शक्ति बन गए। उन्होंने गोवा, डांडा, राजौरी एवं दभोल पर अधिकार कर उन्होंने अश्व व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया। ठीक है, वो तो आए थे व्यापार के लिए, लेकिन यहाँ पे रहते रहते वो यहाँ के शासनकाल बनने लगे। धीरे धीरे कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मित्रता के संबंध बनाए रखे। अल्बुकर्क की प्रार्थना पर कृष्णदेव राय ने उन्हें भटकल में दुर्ग निर्माण की स्वीकृति दी। पुर्तगाल सैनिकों ने कृष्णदेव की राय के बीजापुर के इस्माइल आदिल खान के विरुद्ध विजय में पर्याप्त सहयोग दिया। ठीक है, इस तरीके से वो अपना धीरे धीरे कब्जा यहाँ पे जमाने लगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, नायक राज्यों का उदय कब हुआ। नायक राज्य, जैसे अब देखिए नायक राज्यों के उदय के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। ठीक है, कुछ अलग कहते हैं, कुछ अलग कहते हैं। कुछ इतिहासकार इसे विजयनगर के पतन के बाद मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे पूर्व में बर्टन के अनुसार नायक राज्यों का उदय 1530 से देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 1399 में ओडियार नायक का उदय हो चुका था, जिसको 1530
1513 से लेकर के 1553 के बीच में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। कहने का मतलब यह है कि नायकों की प्रधानता विजयनगर की महती विशेषता है, ठीक है। इसलिए इसे सामंतों का राज्य भी कहा जाता है। ये सरदार विजयनगर राजा के प्रति वफादार हुआ करते थे, किंतु अपनी स्वतंत्र भूमिका भी निभाते थे, है ना। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सेंजी, ठीक है, तंजौर, मदुरा, है ना, इकेरी, उड़ियार, मैसूर। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और शुद्धिकरण को रेखांकित कीजिए। विजयनगर, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का वन नामक दो भाइयों ने की थी, ठीक है। इन दोनों ने विजयनगर में संगम राजवंश की स्थापना की। पहले ये काम्पिली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने काम्पिली राज्य पर आक्रमण करके इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया था तथा बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। इसके बाद दक्षिण में विद्रोही की एक श्रृंखला शुरू हो गई, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से ये आप रीड कर लेंगे तो इस समय इतिहास ना है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ते जाइएगा, समझ में आते जाएगा अच्छे तरीके से, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके, ठीक है। सिकंदर लोदी के साम्राज्य के विस्तार का वर्णन कीजिए। देखिए 15वीं शताब्दी के अंत में बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी साम्राज्य की नींव डाल दी थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। बहलोल लोदी जो था उसका बेटा कौन था? सिकंदर लोदी। सुल्तान सिकंदर जो था, सुल्तान सिकंदर लोदी के काल में उत्तर भारत में लोदी साम्राज्य का उत्कर्ष पर था। उसने जौनपुर के भूतपूर्व शासक को दक्षिण बिहार से खदेड़ दिया था, ठीक है। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ लेने के लिए पहले ये क्वेश्चन को देख लो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है। शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की असफलता के कारणों को बताइए, ठीक है। अब हुमायूं के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें से भी लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। शेर शाह के बारे में भी कोई क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी आप लिख सकते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कह रहे कि हुमायूं के अपने भाइयों के साथ संबंधों पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि हुमायूं के भाई के साथ किस तरह से देख दे। अब हुमायूं जो था वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा बेटा था। उसने गद्दी पर बैठते ही उदारता का परिचय दिया तथा उस सत्ता को अपने भाइयों के वितरित कर दिया। मेवात हिंदाल को संभल अस्करी को तथा पंजाब काबुल एवं कांधार कामरान को सौंप दिया और स्वयं दिल्ली का सुल्तान रहा, ठीक है। मतलब अपने भाइयों में वितरित कर दिया, जैसे कि मेवात हिंदाल को सौंप दिया, संभल अस्करी को सौंप दिया, पंजाब काबुल को दे दिया, कांधार कामरान को सौंप दिया और स्वयं दिल्ली का क्या बना रहा? सुल्तान बना रहा, ठीक है। ये उसके भाइयों का नाम है। कौन? तो ऐसी क्या बोलते, हिंदाल, अस्करी, काबुल और कामरान, ये उसके भाइयों का नाम है, ठीक है। और एक था हुमायूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 1581 के विद्रोह में कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे। तो देखिए वी स्मिथ के अनुसार अकबर के शासनकाल में 1581 का वर्ष सबसे बड़ा संकट का वर्ष था। इस अवधि में दोबारा बंगाल, बिहार, गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में गंभीर संघर्ष उभर कर सामने आए थे। इन विद्रोहों का आधार उन अफगानों का असंतोष था जिनको मुगलों द्वारा पदच्युत किया गया था, ठीक है। इस तरीके से आप इसे देख लें। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के क्षेत्रीय प्रसार की मुख्य उपलब्धियों की सूची बनाइए। देखिए अब औरंगजेब के बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप इसमें से भी लिख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्कन तथा उत्तर पूर्व में किया। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार मुगलों द्वारा स्वायत्त सरदारों के प्रति अपनाई गई नीतियाँ आपसी हित की थी, ठीक है। अब ऐसे पढ़ लें। अगला मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में क्षेत्रीय राजनीति के स्वरूप के बारे में चेतन सिंह के विचारों को बताइए, ठीक है।
अब देखिए मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल के बारे में जो भी चीज़ इसमें भी जो दिया गया है मुग़ल के बारे में, अगर आप मुग़ल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप ये सब लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा और आपका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, खिलाफत के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए दिल्ली के सुल्तान किन प्रतीकों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए, दीवाने वज़ारत के प्रमुख कार्यों का विवरण दीजिए। चलिए, यहाँ पे विवरण दे दिया गया है। कारखानों पर एक टिप्पणी लिखे, कारखानों के बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी के दौरान राजपूतों के प्रति मुगल नीति की प्रमुख विशेषताएं बताएं। ठीक है, सिख क्या थी, इसके प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख किया। अब सिख के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी आंसर को आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें टेंशन ना लीजिएगा कि क्वेश्चंस को देखा नहीं जाए, इसके जो उससे रिलेटेड है वही आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि खालिसा निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। खालिसा, अखराज, अबवाब, सोनधार, शीख, कोतवाल। ठीक है, उस सबको यहाँ पे परिभाषित कर दिया गया है, आप एक एक करके देख सकते हैं। इसमें से कोतवाल शीख को तो पहले भी, सोनधार को पहले भी परिभाषित कर दिया गया है। अगला है, दीवाने अर्ज के कार्यालय कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, चलिए, मुगल सेना की घटक शाखाओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए। जात और स्वाद पद को परिभाषित कीजिए, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, जात और स्वार, कहीं कहीं स्वार भी लिखा रहता है। ठीक है, मासिक वेतन से क्या तात्पर्य है। मासिक वेतन तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। चलिए, दो अस्पा सिंह, अस्पा व्यवस्था क्यों अपनाई गई। अधिग्रहण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आप एकता को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, एकता। ठीक है, सबका आंसर यहाँ पे दिया गया है। मोहम्मद तुगलक द्वारा एकता व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन किए गए, क्वेश्चन है, आपका आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है। अगले यहाँ पे देखिए, जागीर व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए, जागीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे खालिसा, खालिसा को यहाँ परिभाषित किया गया। खिराज, इन सबको परिभाषित करना है। अबवाब, सोंदर। ठीक है, चलिए, सोंदर हो गया। आगे, दिल्ली सल्तनत में भूमि और मनुष्य का अनुकूल अनुपात का क्या प्रभाव पड़ा, तो आप इसे अच्छे तरीके से यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर इसमें से भी आंसर लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। नहरों की सिंचाई पर एक टिप्पणी लिखिए। नहर की सिंचाई आप जानते ही हैं, अगर जो बच्चे गांव देहात से होते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अगला है, मुगल कालीन भारत में कृषि उत्पादन का
विस्तान कितना था। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए अपनाई गई 3 विधियों का उल्लेख कीजिए। 3 विधियों का, 3 विधियों यहाँ पे तीनों विधि का उल्लेख कर दी जाएगा, पहले, दूसरा, तीसरा। अब देख लेंगे। कार्य निम्नलिखित को परिभाषित टिप्पणी कीजिए, परिभाषित कर जो भी बंजारे, बंजारे किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबको बता दिया गया है। दूसरा है मुल्तानी, तीसरा है प्रेरित व्यापार, चौथा है दलाल, सर्राफ। ठीक है, यहाँ देखिए सर्राफ के बारे में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं-14वीं शताब्दी के प्रमुख स्थल व्यापार मार्गों की सूची बनाइए। देखिए हमें सूची बना दिया गया है। ठीक है, ये कोई समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के अधीन व्यापार के विकास में सहायक कारकों का विवरण दीजिए। विवरण यहाँ पे कर दिया गया, दे दिया गया है। आंतरिक व्यापार में हाट और पेंट की भूमिका का विवरण दीजिए। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे अंतर्देशीय व्यापार के 10 केंद्रीय स्थानों की सूची बनाइए। गुजरात से भारत के अन्य हिस्सों में होने वाले अंतर्देशीय व्यापार की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगलों के अधीन समुद्री व्यापार की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो देखिए यहाँ पे आंसर सब दिया गया है, इसको आप अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर व्यापार में पुर्तगालियों द्वारा आयात व निर्यात की मुख्य वस्तुओं की सूची तैयार कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 13वीं-14वीं शताब्दी की प्रमुख आयात व निर्यात की वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर सब दे दिया गया। पहला है घोड़ा, दूसरा है बहुमूल्य धातुएं। ठीक है, और निर्यात में यहाँ पे दिया गया है सब, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों के आगमन से पहले दिल्ली सल्तनत के अधीन समुद्री व्यापार की प्रकृति का विवरण दीजिए। तो समुद्री व्यापार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 13वीं से 15वीं शताब्दियों के मध्य कुओं से जल को निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रणालियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कुएं से पानी निकालने के, तो पहला देखिए प्रथम था क्या कि रस्सी और बाल्टी द्वारा हाथों से निकाला जाता था। दूसरे चरखी अथवा घिर्री के प्रयोग से निकाला जाता था। तीसरा था कि चरस के द्वारा निकाला जाता था। चौथी विधि यहाँ पे दिया गया अर्थ यांत्रिक प्रकृति की थी। ठीक है, चलिए पांचवी भी दिया गया है। पांचवी पानी निकालने प्रणाली साकी अथवा रहट थी। चलिए अब चरखा आप जानते ही हैं, चरखा के बारे में सुनते हैं कि महात्मा गांधी ने चरखा चला करके अपनी जीवन यापन किया। तो देखिए यहाँ पे चरखा के बारे में कह रहा है कि चरखा पे टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के कागज़ निर्माण पर टिप्पणी लिखिए। कागज़, जो कि कागज़ पहले नहीं होता था, तो उसके बाद में कागज़ कैसे आया, कब कब आया, है ना, इसमें सारी चीज़ें दे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। मध्यकाल में शहरों के विकास के लिए उत्तरदायी कारक बताइए। देखिए पहले संयुक्त निवास, दूसरा है आवश्यकता की पूर्ति, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है, अगला है नागरीय केंद्रों में श्रम के संगठन विभिन्न रूपों का विवरण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है। सराय, जो कि आज होटल के रूप में बन गया है ना, लॉज के रूप में बन गया है, इसके ऊपर कह रहा है कि टिप्पणी लिखिए। पहले लोग जब यहाँ से कहीं कहीं दूर जाते थे तो 2 दिन 3 दिन लग जाते थे, पैदल जाते थे या किसी घोड़े से जाते थे, तो वो रात में सफ़र नहीं कर पाते थे। जिसकी वजह से वो क्या करते थे कि वो कहीं जाते थे, एक बीच में सराय बना दिया रहने का, एक थी ठहराव रहने का बना दिया जाता था, जिसमें लोग जाते थे, रात भर गुजारते थे, अच्छे से खा पी कर सो जाते थे, फिर सुबह उठ करके अपने सफ़र में चले जाते थे। उसी को सराय, अब जैसे कि आजकल होटल वगैरह हो गया है, आजकल ज़्यादा लोग होटल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगल के मुगलकालीन शहरी मजदूरों के जीवन स्तर की तुलना 19वीं सदी के शहरी मजदूरों से कीजिए। ठीक है, 19वीं सदी के जो शहरी मजदूर हैं
और जो मुग़ल शहरी मजदूर के जीवन स्तर की तुलना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दे दिया गया है सब, आप इसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। अगर आप इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप 100% अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भक्ति आंदोलन, ठीक है, चलिए सिख धर्म के प्रमुख विचारों का उल्लेख कीजिए। सिख धर्म, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। एक केशवरवादी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कि 3 प्रमुख ईश्वरवादी संतों के नाम भी लिखिए। तो देखिए ईश्वरवादी के रिलेटेड सर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ये सब लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा और आपका नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सूफी दर्शन के मुख्य तत्व क्या थे? क्वेश्चन है, सूफी दर्शन के मुख्य तत्व। सल्तनत कालीन वास्तुकला में साज सज्जा के मुख्य तत्व कौन कौन से थे? तो यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, सार्वजनिक भवनों को परिभाषित कीजिए एवं दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण भवनों को सूचीबद्ध भी कीजिए। ठीक है, सार्वजनिक भवन किसे कहते हैं उसको बताइए और उसके बाद में जो दिल्ली में कुछ सार्वजनिक जो महत्वपूर्ण है उसको लिखना है। ठीक है, तो सब इसमें दे दिया गया है। भारत में सबसे पहले कुरान की प्रतिलिपि कब और कहाँ बनाई गई? करें चित्रकारी के बुर्जुआ समूह को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया, आप इसे लिख सकते हैं। ये भी उसी में का आंसर है यहाँ तक। ठीक है, अगला है आरंभिक मुगल शासकों के अधीन चित्रकला के विकास पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि लिंग और लिंग संबंधों की व्याख्या करते हुए मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति को एक रूपरेखा तैयार कीजिए। ये सब उसी का आंसर है। ठीक है, भारत में दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप पढ़ लेंगे। भारत में मुगल काल के दौरान महिलाओं की राजनीतिक सत्ता पर एक टिप्पणी लिखिए। मुगल भारत के साहित्य वास्तुकला में महिलाओं का योगदान पर चर्चा कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांस ऑक्सियाना में उज़्बेक सत्ता की स्थापना की जांच कीजिए। ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना में उज़्बेक सत्ता की स्थापना इसमें दिया गया है। देखिए सफवियों के आरंभिक इतिहास पर प्रकाश डालिए। बैरम खान के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी आंसर को लिख दीजिएगा। बैरम खान ने अपनी सत्ता के लिए प्रारंभिक चुनौतियों का सामना कैसे किया? पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद बैरम खान द्वारा सत्ता के पुनर्स्थापना की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन था ये आपका, आंसर है आपके सामने। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगोल समस्या। अब मंगोलों के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसे लिख देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसी का आंसर है अभी तो मंगोल समस्या। मंगोल के आक्रमण, मंगोल के आमद, मंगोल के बारे में जो भी है आप इसे लिख देंगे। सम्माह कौन थे? देखिए सम्माह सिंध में निवास करते थे, वे राजपूतों की यादव शाखा से संबंधित थे। बाद में उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। वे कृषि करते थे और उनकी भूमि सुमीरों के अधीन थी, है ना। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। चलिए
ये रहा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए 31 मार्च को होने वाला है आफ्टरनून में। तो आप इसे अच्छे तरीके से देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अभी वो टेलीग्राम जो चैनल बनाया गया वो बहुत ही न्यू चैनल है, उसमें ज़्यादा मेंबर नहीं है, तो इसलिए आप उसे देख करके हैरान ना होंगे कि इसमें एक भी मेंबर नहीं है। तो आप उसमें जब धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करेंगे, जुड़ेंगे, तो वैसे वैसे उसमें हर एक चीज़ आपको दिया जाएगा और आप आसानी से इस PDF को ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और आप इस वीडियोस को उस जगह पे पहुंचाइए जहां पे जिस बच्चों के पास स्टडी मटेरियल्स नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है हमारे क्वेश्चंस के उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जा कर के उस क्वेश्चन को देख सकते हैं जो आपके पिछले एग्ज़ाम हुए थे, और उसमें हमारे क्वेश्चंस को आप मिला सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे इस वीडियो से आए हुए थे। ठीक है, मैं खुद पेपर देखा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वही वीडियोस डालता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी काम चला सकते हैं, और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, स्टडी पॉइंट ये आपका चैनल है। और तब तक के लिए अब ये BHIC 133 का यहीं पे क्वेश्चंस आपका समाप्त होता है। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ी सी उदासी हो जाती है कि चलो भाई इतने व्यूज़ आए लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। आप अच्छे से एग्ज़ाम में आप अपना लिखें और अच्छे तरीके से आप नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद वीडियोज़ देखने के लिए।